अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के। बोर का परमाणु मॉडल, हम फिजिक्स की बहुत सी अच्छी खोजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, उनका उपयोग किया गया है। बोर, इसकी स्पेलिंग होती है BOHR। तो कुछ लोग इसे बोहर भी बोलते हैं, परंतु आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल का मतलब आप लोग अभी तक भूले नहीं होंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे जमे हुए हैं। ये परमाणु मॉडल होता है। बोर ने पहला पॉइंट ये बोला, जो कि रदरफोर्ड ने भी बोला था, कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश उसके केंद्र में, और केंद्र को हम क्या बोलते हैं? नाभिक। हम तो समझ चुके हैं, केंद्र में समाहित होता है, निहित होता है। ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि वो परमाणु के केंद्र में रहता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ स्थायी कक्षाओं को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, और आगे हम ऑर्बिट ही बोलेंगे। ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट ही होता है। स्थायी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमने दो, परंतु इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको समझना है, जिस पे आपको ध्यान देना है, कि वो स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा अवशोषित करता है। मतलब ये जो कक्षा है ना, कक्षा शब्द इन्होंने यूज किया। कक्षा को हम ऑर्बिट, इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, ऑर्बिट। ये ऊर्जा स्तर है। ये है क्या? ऊर्जा स्तर। ये बोहर ने समझाया कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। देखिए ना, ये आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, ये विभिन्न ऊर्जा स्तर हो गए। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हम एक एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो गलतफहमी मत पालना कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग होते हैं। कितने कितने होते हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो समझे। तो ये क्या हैं? ये सब हैं कक्षाएं। कक्षाएं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। और आगे चल के हम इसे मुख्य ऊर्जा स्तर कहेंगे। अकेला ऊर्जा स्तर नहीं बोलेंगे, मुख्य ऊर्जा स्तर कहेंगे। क्यों कहेंगे वो बात भी हम समझेंगे। तो ये ऊर्जा स्तर हैं, कक्षाएं हैं, स्थायी है। इलेक्ट्रॉन यदि इसमें घूम रहा है तो वो इसमें ही घूमता रहेगा। मतलब तीसरा पॉइंट की बात करें, किसी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता। ना तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब स्थायी कक्षाएं हो गई इलेक्ट्रॉन की। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं।
अब ध्यान से समझना, तीसरा चौथा पॉइंट की बात कर रहे हैं, चौथे पॉइंट की। अच्छा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऐसे ही घूमते हैं जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, परंतु तुम्हें पता है, तुम लोग 11th क्लास में हो, कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय मार्ग पे तो नहीं घूमते हैं। हाँ, ये बात याद रखना, फिजिक्स में समझ लेना। अब इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है तो कक्षा बदल लेता है। तो हम यहां पे ये बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करके, यदि हम उसे ऊर्जा दें, अपनी कक्षा बदल लेता है, अपनी कक्षा परिवर्तित कर लेता है, पर हमेशा के लिए नहीं। जितनी ऊर्जा उसने अवशोषित या उत्सर्जित की है, बाद में उतनी ऊर्जा ग्रहण करके या त्याग के फिर अपनी कक्षा में जाता है, क्योंकि ये कक्षा उसकी स्थायी कक्षा होती है, मूल अवस्था कहते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, उसका ऊर्जा स्तर था E1, समझना है आपको, E1। अब इसे हमने दे दी ऊर्जा, वो ऊर्जा डेल E है, तो ये कहां पहुंच गया, E2 में पहुंच गया। मतलब डेल E इज इक्वल टू कितनी होगी, E2 माइनस E1, और डेल E तो मैक्स प्लांक बता चुके हैं, E2 माइनस E1। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन को hν ऊर्जा देंगे तो वो अपनी ऊर्जा स्तर से ऊपर आ जाएगा, और लेंगे तो उतना ही नीचे चला जाएगा। मतलब कम से कम इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छुड़वाने के लिए आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है, hν। तो यही बात इन्होंने, बोहर ने बोली कि किसी भी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ना ही अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि उत्सर्जित करने के लिए उसके पास hν ऊर्जा होनी चाहिए, जो वो दे के दूसरी कक्षा में जाए, या लेने के लिए hν लेगा तो लेके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो सीधी सी बात समझिए, काम की बात समझिए, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, परंतु 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 वहां वो रुकता नहीं है, वहां से वो वापस आता है, जितनी ऊर्जा ली थी उतनी ही त्यागेगा और वापस आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी हालत में यदि आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदल देंगे तो ठीक है, उसने अवशोषित कर ली, उत्सर्जित कर ली, तो अपना ऊर्जा स्तर बदल लिया, परंतु वो वहां रुकेगा नहीं। जो उसका ऊर्जा स्तर है वहां वापस आएगा, और जो ऊर्जा उसने ली थी या दी थी वो त्याग के या ग्रहण करके वापस आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने इसे ऊर्जा दी, उच्च ऊर्जा स्तर में आ गया, परंतु यहां रुकेगा नहीं, जितनी ली थी उतनी वापस करके फिर अपने ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोर ये कह गए, बोहर कहते हैं कुछ लोग, बोर ये कह गए कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ घूमने के एक निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, और वो ऊर्जा स्तर हम वृत्तीय बनाते हैं, क्योंकि परमाणु गोलाकार है, तो वृत्तीय हम बनाते हैं कि एक निश्चित दूरी पर रहते हैं और वो घूमते रहते हैं, वो उनका ऊर्जा स्तर है। और एक और बात आप यहां पे समझ लो, जो नाभिक के पास होता है वो ऊर्जा स्तर सबसे कम ऊर्जा वाला होता है। मतलब इसका यदि हम ऊर्जा मान लें कि E1 है, इसकी हम मान लें E2 है, इन E1 और E2 की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी हम मान लें E3 है, तो पता E1 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा E2 होगा और उससे बड़ा E3 होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इससे ऊर्जा दी जाएगी तो इधर से होते 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 यहाँ आएगा, यहाँ से दी जाएगी तो यहाँ आएगा, और यहाँ से दी जाएगी तो बाहर निकल जाएगा। पर बच्चों, इससे ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और उतनी ऊर्जा यदि हम परमाणु को दे दें तो अधिकतर परमाणु जल जाते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप कहते हैं। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही हमारे हमें हेल्प करते हैं, अंदर की कक्षाओं के नहीं करते। सबसे अंदर वाली तो करते ही नहीं है, ये मान के चलो आप। तो ये बात इनने, बोर ने बहुत अच्छी समझाई, ये हमें पूरे रसायन में काम देने वाली है। और पांचवी बात बोहर ने बोला, 5th नंबर की बात, कि किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी कक्षा में घूमते
हुए इलेक्ट्रॉन का, समझना तो जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। हम कोणीय संवेग की बात कर लेंगे। अभी क्या होता है कोणीय संवेग, h/2 का पूर्ण गुणक होता है। अब h तो प्लांक स्थिरांक है, होता है, इधर लिख दे, नहीं दिख रहा है तो होता है, पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। और यदि इसे कोणीय बनाना तो त्रिज्या का और गुणा कर दो तो ये हो जाएगा mvr, द्रव्यमान वेग और त्रिज्या, इसे हम बोलते हैं कोणीय संवेग। यदि संवेग अकेला लिखना होता तो mv अकेला लिखते। तो कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणक मतलब n, h/2, n यहाँ पे पूर्णांक है, पता है, इसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अभी आपको क्वांटम संख्या तो पता ही नहीं है कि ये क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, पढ़ेंगे अभी, इसके बाद तो पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद हम क्वांटम संख्याएं। और h प्लांक स्थिरांक है, 2 तो आपको पता ही है, पाई का मतलब। तो उन्होंने क्या बोला, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। बोर से पूछा ये कैसे बताया तुमने, तो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसे ड्राइव नहीं कर पाए। डी ब्रोगली ने कर दिया था परंतु बोर नहीं कर पाए, तो हमने बोर पे पहला ब्लेम लगा दिया कि ये स्वेच्छ है। स्वेच्छ का मतलब समझो कि हम कह रहे हैं इसलिए करो, वो बोले क्यों कर रहे हैं ये काम, बोले हम कह रहे हैं इसलिए करो, इसे स्वेच्छ बोलते हैं। हिटलर है ना, हिटलर स्वेच्छ था, वो किसी की नहीं सुनता था, कोई उससे कारण नहीं पूछ सकता था। एक बार वो अपनी सभा में बैठा था, वहां उसने एक सैनिक को उठाया, बोले इधर आओ, वो आया, एक आदमी सभासद था, उससे कहा कि इसे गोली मार दो, और सैनिक ने पूछ लिया क्यों, तो हिटलर ने उससे कुछ नहीं कहा, एक दूसरे सैनिक को उठाया, बोले इधर आओ, बोले इस सैनिक को और उसको गोली मार दो। उसने मारी, क्योंकि वो क्यों पूछ लेता था कि उसे भी मरवा देता, कारण नहीं बताएंगे, हम कह रहे हैं इसलिए करो, इसे स्वेच्छ बोलते हैं, इंग्लिश में आर्बिट्रेरी बोलते हैं इसे। तो स्वेच्छाचारी राक्षस कहलाते थे ना, तो स्वेच्छ है, ये पहला इन पे ब्लेम लगा। इतना अच्छा मॉडल था परंतु पहला इन पे ब्लेम लगा दिया। यहाँ पे ये दोस्त की बात कर रहे हैं, इनके जो दोस्त थे, पहला उनसे क्या बोल दिया कि ये स्वेच्छ है, मतलब जो कह रहे हैं वो सिद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध तो करना पड़ेगा। यदि आपने बोला है कि आप गधे हो तो फिर वो गधा सिद्ध करना पड़ेगा उसे, है ना। हाँ, गधे को भी गधा सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है तो सिद्ध करो, परंतु ये सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा दोष क्या था, दूसरा दोष क्या था कि ये अणु में परमाणु की स्थिति नहीं समझा पाए, मतलब अणु में परमाणु की स्थिति नहीं दर्शा पाए। कोई बात नहीं, आगे दर्शा देंगे, ठीक है, नहीं दर्शा पाए, दूसरा दोष था। और तीसरा दोष था, वर्णक्रम की व्याख्या हो गई इनसे, क्योंकि वो जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वापस लौटेगा, तो ऊर्जा त्यागते हुए वापस लौटेगा, और वापस लौटेगा तो ऊर्जा त्यागेगा तो वो ऊर्जा हमें एक लाइन के रूप में दिख जाएगी। वर्णक्रम की व्याख्या की है, परंतु पता है एक इलेक्ट्रॉन वाले वर्णक्रम की व्याख्या की है, मतलब केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की वर्णक्रम की व्याख्या कर पाए। लो, एकल इलेक्ट्रॉन वाला तो हाइड्रोजन ही है, तो केवल हाइड्रोजन के वर्णक्रम की उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी। ये इनके दोष हैं। देखो भैया, किसी के जब आप गुण बताते हो तो फिर आपको दोष बताने का भी हक है, परंतु यदि आप केवल दोष और दोष ही बताते हो तो आप नकारात्मक कहलाओगे। तो हर चीज में गुण तो होते ही हैं। गुण इतने अच्छे हैं, इन्होंने ये इतनी अच्छी जानकारी दी, ये ऊर्जा स्तर इन्होंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, ऊर्जा स्तर नियत रहता है, जब वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ही कक्षा
परिवर्तित करते हैं, जंप करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें बोहर ने बताई, बोर ने बताई, परंतु ये हमने उनके 3 दोष भी निकाल दिए। अब हमने यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल समझ लिया है, उसके गुण और दोषों के सहित। अब हमें किसी परमाणु की त्रिज्या निकालना है, जो कि बोर ने ही निकाली थी। तो परमाणु की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं। सामान्यतः ये हाइड्रोजन की त्रिज्या बोलते हैं, परंतु हम सबकी त्रिज्या निकाल पाएंगे। और एक बात ध्यान से सुने कि एनसीईआरटी की यदि आप बात करते हो, उसमें कोई भी डेरिवेशन अच्छे से दिया ही नहीं है, बहुत बड़े तरीके से जो है वो नहीं दिया है। और मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जब हम किसी का डेरिवेशन समझते हैं, परिकलन समझते हैं, तो उसके हमारे पूरे गुण क्लियर हो जाते हैं और हमें हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए आप किसी भी हालत में जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इन्हें आप बहुत ध्यान से समझना। और हम यहाँ पे 3 करेंगे और तीनों के बाद उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी पूरी बात हो जाएगी। इसलिए आप जरा भी लापरवाही मत करना कि अरे यार ये तो एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एक्स्ट्रा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ज्ञान कभी एक्स्ट्रा नहीं होता है, विज्ञान कभी एक्स्ट्रा नहीं होता है, क्योंकि जो विज्ञान होता है वही विज्ञान होता है। और ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में जब हम पढ़ते हैं और भौतिकता के आधार पर उसको परिकलित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कह देते हैं। और अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बहुत अच्छे 3 डेरिवेशन, हम लगातार नेक टू नेक करेंगे। और आप बहुत ध्यान से समझना, ये आपको बहुत काम पड़ने वाले हैं। आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत काम के हैं, और आप किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो भी ये ज्यादा काम के हैं। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसे वो बोहर त्रिज्या भी बोल देते हैं। हम नीचे लिख दें बोर इसलिए बार बार यूज नहीं कर रहा है कि बड़ा बोर हो जाते हैं बोर पढ़ के। परमाणु की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं। अब जरा हमें एक बात बताओ कि किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन बना ले रहे हैं, ये तो नाभिक हो गया जिसपे धन आवेश होता है ना। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है। तो त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। अब यदि आपने भौतिक में वृत्तीय गति पढ़ ली है, 9th में भी पढ़ी है यार, इसलिए आप जरा भी, तो किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कण को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल की बहुत जरूरत होती है। और अभिकेंद्री बल होता है mv²/r, mv²/r। अभिकेंद्री बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी। अब सोचना यह है कि उसे अभिकेंद्री बल दे कौन रहा है। तो समझो ये बात, यहां पे ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पे इसको, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्री बल मिलेगा, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण मिलेगा। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं अभिकेंद्री बल। और ये किसकी बात हो रही है? अभिकेंद्री बल किसको मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। तो ये कहां से मिल रहा है? ये मिल रहा है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत आकर्षण बल से मिल रहा है। और ये आकर्षण बल किसके बीच में है? E एंड P के बीच में है। दोनों पे आवेश E ही माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E मानते हैं, प्रोटॉन पर भी आवेश E ही मानते हैं। तो अभिकेंद्री बल होता है mv²/r। r तो ये त्रिज्या है। और विद्युत आकर्षण बल ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, ये कूलम के नियम से होता है। यहाँ पे हम CGS की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E × E, इस पे आवेश E, इस पे आवेश E बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग स्क्वायर। परंतु एक बात बताओ, हमें यहाँ पे परमाणु क्रमांक को लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे Z कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो हमें काय का गुणा कर देना पड़ेगा यहाँ पे Z, और Z यहाँ पे क्या है? परमाणु क्रमांक। तो
तो जितना जेड होगा उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लगेगा, जेड गुना 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इंटू 3 ही हो जाएगा कि नहीं। तो समझो प्रोटॉन पे भी आवेश ई होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश ई ही होता है। तो ई इंटू ई, वो था ना Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी ई और इस पे भी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश समझना। और जेड परमाणु क्रमांक है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही गुना आकर्षण बल होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी तो प्रोटॉन होंगे। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है तो 10 गुना आकर्षण बल बढ़ जाएगा कि नहीं। तो वो 10 गुना मतलब जेड परमाणु क्रमांक हो गया है। आइए बात समझ में, अब सुनो आप, mb स्क्वायर अपान आर, अपन इस आर से ये स्क्वायर काट दो, ऐसे कट जाता है जो तुम्हें पता है। mb स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपके बोर ने क्या बोला था, बोर महाराज ने बोला था बोर के अनुसार, तो इनके अनुसार, क्योंकि हमने बोर त्रिज्या ही तो निकाल रहे हैं, ये त्रिज्या तो बोर ने निकाल के दी थी ना, इसलिए बोर त्रिज्या कहते हैं। बोर के अनुसार एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, ये बोर ने निकाला। ये तो था कोणीय संवेग एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, तो होता है ना। तो यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम v बराबर निकाल लें, m और r को नीचे पहुंचा दें, तो ये हो जाएगा NH अपान 2 पाई और m इंटू आर, 2 पाई एम आर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब इससे भी का मान इसमें रख दो, तो हम 1 और 2 यूज कर लेते हैं, 1 और 2, और दोनों क्या हैं, समीकरण है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर समीकरण नहीं लिख रहे हैं, एम वी स्क्वायर, वी की जगह ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। सब में स्क्वायर लगा दिया हमने, बराबर क्या है, बराबर है जेड ई स्क्वायर अपान आर। देखो इस आर से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इस एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो अब आप देखो क्या बचा हमारे पास, आगे की बातें हम यहीं पे लिखेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत से डेरिवेशन करने हैं। तो ये बचा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम और आर बराबर बचा जेड ई स्क्वायर। परमाणु क्रमांक जेड है, आर को उधर ले जाओ, जेड ई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम और जेड ई स्क्वायर। ये त्रिज्या आ गई किसी भी परमाणु की, परंतु हाइड्रोजन की यदि बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर होता है 1, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो जेड को हटा दो, तो आर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये हाइड्रोजन की त्रिज्या आ गई, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हम लिख ही देते हैं यार, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ये हमने निकाल ली। आर निकल गया हाइड्रोजन के लिए और सबके लिए ये आर निकल गया, ये परमाणु त्रिज्या है। एन के बारे में एक बात और कर देना बहुत जरूरी है, एन हमने बोला था ना मुख्य क्वांटम संख्या है, परंतु एन आर्बिट की संख्या, पहले आर्बिट में एन बराबर 1, दूसरे आर्बिट में एन बराबर 2, तीसरे आर्बिट में एन बराबर 3, तो एन कक्षाओं की संख्या है, आर्बिट की संख्या है, परंतु ये हमें मिल गई परमाणविक त्रिज्या। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां करना है। तो बातें तो सब इंपॉर्टेंट होती हैं, अब वो दूसरी बात हम दूसरे रंग से करते हैं, रंग बदल देते हैं। यहां पे हम बोलते हैं किसी कक्षा में, कोई कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई निकालेंगे हम। यहां पे ऊर्जा तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं सब ऊर्जा स्तर से ही होते हैं। आप भी ऊर्जा स्तर से ही परिभाषित होते हो। वो कहते हैं ना ये डफर बच्चा है, ऊर्जा स्तर कम है,
हो सकता है पढ़ाई में ऊर्जा स्तर कम हो, खेल में बदमाशी में ज़्यादा हो, परंतु ऊर्जा स्तर हम पढ़ाई की बात करेंगे तो हम कह देंगे यार कम ऊर्जा स्तर वाला है ये बच्चा। तो फाइनली अब हम किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा तो दो ही होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मतलब यदि हम कुल ऊर्जा E लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा लिख दी हमने। अब हमें इनके फार्मूले भी पता है। तो E इज इक्वल टू कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा तो हाफ mv² होती है, और स्थितिज ऊर्जा में माइनस साइन लगता है, नेगेटिव होती है स्थितिज ऊर्जा, हमेशा माइनस होती है यहाँ पे। तो स्थितिज ऊर्जा होती है ZE इंटू E अपान R। बस इनमें आकर्षण बल में नीचे R² आता है, स्थितिज ऊर्जा में R आता है, बाकी सब सेम है। ये परमाणु क्रमांक है, E प्रोटॉन का आवेश है, दूसरा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों के परिमाण बराबर होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं और हम ऐसा लिखते ही हैं। अब सुनो आप जरा एक चीज देखो, ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पे हमें कुछ वैल्यू दी हुई है ZE² अपान R, mv² की जगह देखो ये mv² है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ZE² अपान R। ध्यान से देखिए mv² इज इक्वल टू ZE² अपान R हम लिख सकते हैं। तो हम फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कर दो भैया। तो E इज इक्वल टू हाफ mv² की जगह हमने लिख दिया ZE² अपान R, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया ZE² अपान R। अरे 1/2 है, तुम सोच रहे 0 हो जाएगा, ऐसा होता है क्या। E इज इक्वल टू हमारे पास 2R इसका लघुत्तम आ गया, तो ये हो जाएगा ZE² माइनस 2ZE²। तो E इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस ZE² अपान 2R, और R का मान इससे रख दो, ये वाली वैल्यू हमने यहां रखी तो बड़ा हो जाएगा भैया, माइनस साइन तो आ ही गया, माइनस ZE² अपान 2, और R का मान ये रखो, R की जगह लिख दिया n² h² अपान। तो ये अपान लिखने की जगह ऊपर लिख देना, ये अपान तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, तो अपन ऊपर ही लिख देते हैं। तो अपन ने इसे यहाँ पे करने की जगह एक स्टेप बचा लें, तो इनटू हो जाएगा 4π² m ZE², ये हमारा ऊपर आ गया। समझ में आई ये बात। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखिए जरा, 4 2 2 जा 4 तो काट दो। अब हम इसे व्यवस्थित करके लिख देते हैं, तो ये आपका 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। Z और Z का इनटू हो गया, तो Z² लिख देते हैं। E² और E² हो जाएगा E की पावर 4, और यहाँ पे आपका पाई तो शुरू में लिखना चाहिए हमें, 2π² Z² E की पावर 4 m, और नीचे आ जाएगा n² h², और यहाँ पे माइनस साइन क्या मोहल्ले वाले लगाएंगे, अपन ही लगाएंगे। ये ऊर्जा आ गई -2π², और यहाँ पे Z² E की पावर 4 और m, ये हमारे लिए हमें इसकी ऊर्जा प्राप्त हो गई है। अब यही ऊर्जा यदि हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये हमने दूसरा यहाँ पे एक डेरिवेशन किया। अब हम यहाँ पे तीसरे डेरिवेशन की बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला डेरिवेशन हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो समझिए। अब हम ऊर्जा अंतर पढ़ते हैं, दो ऊर्जा स्तरों में अंतर। यहां पे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी जो कि हम आगे उपयोग में लाने वाले हैं। तो समझिए और बहुत ध्यान से समझिए और इंटरेस्ट से समझिए। दो ऊर्जा स्तर का अंतर तो हमने बोहर का जब मॉडल पढ़ रहे थे, बोर का मॉडल पढ़ रहे थे, तभी समझ लिया था।
वो होता था डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अच्छा, जब दो ऊर्जा स्तर बदलेंगे तो क्या ये 2 बदलेगा, पाई बदलेगा, Z बदलेगा, E बदलेगा, M बदलेगा, H बदलेगा? ये तो सब कांस्टेंट है, केवल N बदलेगा। तो E2 में N2 हो जाएगा और E1 में N1 हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत काम की बात है। और डेल ई बराबर तो H न्यू होता है, तो हम डेल ई की जगह तो यहाँ पे लिख देते हैं H न्यू, और E2 में केवल N2 आ जाएगा। तो ये माइनस साइन लगेगा 2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर E की पावर 4 अपान M N2 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस E1 की बात होगी तो N की जगह N1 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, और इसमें भी माइनस लगेगा, तो 2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर E की पावर 4 M अपान N1 स्क्वायर और H स्क्वायर, ये दो चीज हो गई। अब यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब N1 प्लस हो जाएगा और N2 माइनस हो जाएगा। बाकी सब चीजें कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो H न्यू इज इक्वल टू, जो भी चीजें कॉमन है वो बाहर निकाल लो, 2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर E की पावर 4 M अपान H स्क्वायर, और अंदर बचेगा ये N1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, N1 स्क्वायर अपान 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला। इसमें से इस Z को अपन यहां की जगह समाज से अलग कर दो, क्योंकि अलग अलग परमाणु के लिए Z का मान अलग अलग होता है, इसलिए वो समाज से बाहर है, इनमें नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कभी परिवर्तित नहीं होगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, H परिवर्तित नहीं होगा। तो जो परिवर्तित हो जाता है, जो परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि परमाणु बदलेगा तो परमाणु क्रमांक बदलेगा, इसलिए हमने उसे समाज से बाहर कर दिया। अब पता है, हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो यहां पे न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपान लैम्डा। तो न्यू की जगह C अपान लैम्डा रख दो, H C अपान लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर E की पावर 4 अपान H स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अब दोनों को सामने पहुंचा दो। अब तुम्हें बहुत विशेष चीज मिलने वाली है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, बार बार है, कई बार है, सवाल भी हैं। तो सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत उठाते हैं ये लोग। तो अब आप केवल 1 अपान लैम्डा यहाँ पे बचा रहने दो, CH को सामने पहुंचा दो, 2 पाई स्क्वायर E की पावर 4 M अपान CH Q, H का H में इंटू हो जाएगा तो Q हो जाएगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर और Z स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास सब कांस्टेंट हैं, ये पूरे के पूरे नियतांक हैं, ये कभी नहीं बदलाएंगे, ये किसी भी हालत में नहीं बदलाएंगे। और इस नियतांक को RH बोलते हैं, और RH का नाम है रिडबर्ग नियतांक। और इन सब को यदि सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है, RH का मान भी बता देते हैं, RH इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻, तो -18 जूल। ये हमारा रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं RH। तो 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा RH 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये बड़ा फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में एक और बात आपको बता देना चाहिए कि 1 अपान लैम्डा को बोलते हैं न्यू बार, तरंग संख्या। मतलब 1 अपान लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं न्यू बार, इसे क्या बोलते हैं, तरंग संख्या, है ना। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है, तो ये लिख सकते हैं। तो इसे वो ही लिखेंगे 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर और इंटू Z स्क्वायर। और हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, तो Z हटा देंगे। तो हाइड्रोजन के लिए अपन यहाँ पे थोड़ी जगह में लिख देते हैं, हाइड्रोजन H2H के लिए आपका 1 अपान लैम्डा ही लिख दो। न्यू बार तो हम कभी उपयोग में लाते ही नहीं है, 1 अपान लैम्डा ही लाते हैं। तो ये हो जाएगा RH
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारा हाइड्रोजन के लिए आ गया। ये तरंग दैर्ध्य पता कर लेते हैं। n1 मतलब पहली कक्षा, n2 जिसमें वो जा रहा है वो दूसरी कक्षा, मतलब तुम लोग 11th में हो, ये n1 है, 12 में जाओगे ये n2 होगी। तो ये हमारे फार्मूले थे और एक बार में इनका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और पता है जो बच्चे आलसी नहीं हैं उन्होंने इतनी देर में ये सब लिख भी लिया होगा। हमने बार बार बोला है कि कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो बहुत अच्छे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोजन वर्णक्रम।